हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 एसएसटी जीएससीबी बोर्ड से सेमेस्टर 2 का चैप्टर नंबर 6 मुगल एम्पायर, जिसका गोल्डन एज एंड डाउनफॉल हम देखेंगे। मुगल एम्पायर यानी जब मुगल डायनेस्टी हमारे देश के ऊपर राज कर रही थी, उस समय उनका जो गोल्डन पीरियड कौन सा था, यानी सबसे ज़्यादा उनकी कब चल रही थी, उनका अच्छा समय, और किस तरीके से धीरे धीरे उनका समय बेकार आने लगा, यानी उनका राज्य जो उनके हाथ से जाने लगा। तो बच्चों, बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। Jalu family went on a tour to Delhi. Palak gave the album of snaps taken during the tour to her class teacher. He showed it to the students. One question was written under each picture. Looking at one of the pictures, students asked the teacher a question. Why is this lady in the picture pulling the chain of the bell? The teacher answered that this picture gives a glimpse of the system of justice during Jahangir's period. We will get information about different Mughal rulers today. तो जालू फैमिली होगी कोई, वो टूर पर गई थी दिल्ली के। पलक जो थी उसने वहां से एक एल्बम बना लिया था। स्नैप्स का मतलब होता है अलग अलग फोटोग्राफ्स को पेजेस पे चिपका देना, और उसने अपनी क्लास टीचर को वो एल्बम दे दिया। हर एक पिक्चर के नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो पिक्चर्स देखने के बाद बच्चों ने ये पूछा कि किसी एक पिक्चर में कोई एक फीमेल थी, वो जो बड़ा सा मंदिर में जैसे घंटा होता है ना, बिल्कुल उसी तरीका का वो घंटा बैल बजा रही थी। तो बच्चों ने पूछा कि मैम ऐसा क्यों कर रही है। तो फिर टीचर ने बताया कि एक्चुअली में जहांगीर जो था उसके यहाँ पे जस्टिस का ऐसा सिस्टम होता था, न्याय का, कि किसी भी पब्लिक को अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो आके जोर जोर से घंटा बजाते थे, वो बेल बजाते थे और फिर न्याय की मांग करते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी जहांगीर। तो बच्चों, अकबर का जो बेटा था सलीम जिसे कहते हैं, और लेकिन उसने बाद में अपना नाम बदल लिया था, जहांगीर नाम रख लिया था। तो अकबर की मौत के बाद में वो सबसे पावरफुल रूलर था और उसको दिल्ली की जो गद्दी मिली थी। द मुगल किंगडम वॉज एक्सटेंडेड फार एंड वाइड ड्यूरिंग हिज पीरियड. देयर वॉज पीस इन द स्टेट. After him, during Shah Jahan's reign, many monuments were built. Many of these were world famous monuments of unparalleled magnificence. तो बच्चों, जहांगीर के बाद में यहाँ पर शाहजहां का राज चलने लगा। वहाँ पे खूब सारे दिल्ली में और दिल्ली के आसपास बेहतरीन मॉन्यूमेंट्स बने और ये सारे के सारे बहुत फेमस हुए। आज भी इनके जैसा दूसरा कोई खूबसूरत नजराना पूरी दुनिया में नहीं बन पाया है। ड्यूरिंग हिज रेन द मुगल डायनेस्टी वॉज स्टेबलाइज्ड. लेटर ऑन ड्यूरिंग औरंगजेब्स रूल द एम्पायर एक्सटेंडेड बट इट लीड टू फॉल ऑफ द एम्पायर टू. इसके बाद में औरंगजेब का रूल आया। औरंगजेब की रूल में डेफिनेटली इन लोगों ने जीत तो बहुत हासिल की, लेकिन धीरे धीरे अब इनका राज्यपाट जाने लगा। तो आप ये देख सकते हो, वो जो पिक्चर में घंटे बजाने वाली बात हो रही थी, देखो ऐसे ये जो फीमेल है ये आकर ऐसे घंटा बजा रही है। इससे क्या पता चलेगा कि इसकी कोई कंप्लेन है, और फिर राजा इसकी कंप्लेन सुनेंगे। तो देखो, लेट अस लर्न अबाउट सम मेजर इंसिडेंट्स दैट अकर्ड ड्यूरिंग जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब पीरियड। तो आपको ये आइडिया आ गया होगा कि हम इन तीन राजा के टाइम की बात यहाँ पर करने वाले हैं। जहांगीर्स लव फॉर जस्टिस। तो जहांगीर को न्याय करना बहुत ही पसंद था। तो बच्चों, जहांगीर देखो 1605 से 1627 तक इसने इंडिया पे राज किया। आफ्टर द डिमाइस ऑफ अकबर हिज सन सलीम अज्यूम द नेम ऑफ जहांगीर, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसने जहांगीर यानी पूरे जहान का राजा, इसने पूरी दुनिया को जीत लिया हो, इस तरीके से इसने अपना नाम रखा। एंड असेंडेड द थ्रोन इन 1605 सीई. असेंडेड का मतलब होता है अपने पिता के बाद इसने गद्दी को, राज्यपाट को संभाल लिया। प्रिंस खुसराव रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिम एंड सो जहांगीर इम्प्रिजन्ड हिम. इन्हीं के बेटे खुसरो ने इनके खिलाफ लड़ाई करनी चाही, तो इन्होंने उसको इम्प्रिजन्ड यानी जेल में डलवा दिया। जहांगीर अक्यूज्ड सिख गुरु अर्जन सिंह ऑफ हेल्पिंग खुसरो एंड सो सेंटेंस्ड हिम टू दैट. और इन्होंने सिख गुरु अर्जन सिंह को भी मौत के घाट उतरवा दिया, क्योंकि इनको लगा था कि इनके बेटे की मदद वो कर रहे हैं। During Jahangir's reign, Hawking and Thomas Roe visited India as representative of King of England and sought permission to trade in India.
इनके टाइम पे जो ब्रिटिश किंगडम में से भी लोग आ रहे थे ट्रेड की परमिशन लेने के लिए, व्यापार के लिए। जहांगीर्स वाइफ नूर जहां वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड एम्बिशियस। मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द एम्पायर वॉज हैंडल्ड बाय हर। तो जहांगीर की जो वाइफ थी नूर जहां, बच्चों आप इनके जो है गूगल पे देख सकते हो इनके पिक्चर्स, वो बहुत ही खूबसूरत भी थी और वो इतनी एम्बिशियस लेडी थी कि वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को खुद देखती थी। अब देखो शाहजहां की बात करते हैं 1627 से 1658, यानी कितने लंबे लंबे समय तक इन लोगों ने हमारे देश पे राज्य किया है। Shah Jahan believed that agriculture is fundamental to the prosperity of a nation, so he gave primary importance to agriculture and continued with Akbar's land revenue system. He appointed honest and hardworking officers. तो शाहजहां की सोच थी कि भाई देश की तरक्की किसानों में है, किसान ही हैं जो देश की प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, खाना पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसने अकबर के सिस्टम को, रेवेन्यू सिस्टम को बरकरार रखा, जारी रखा और इसने बहुत ही अच्छे ऑनेस्ट एम्प्लॉयज जो थे, हार्डवर्किंग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। Shah Jahan established a new city near Delhi and named it Shahjahanabad. He constructed many grand buildings there. तो इसने खुद का शाहजहानाबाद एक खुद का एक सिटी जैसा बना दिया और उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई। In comparison to others, the Mughal Empire's income and revenue was more during Shah Jahan's reign. तो सबसे ज़्यादा जो इनकम, रेवेन्यू, टैक्स वगैरह आता था वो इसके टाइम पे आता था। Shah Jahan constructed world famous monuments like the Taj Mahal, Diwan-e Diwan-e Khas in the Red Fort, Rang Mahal, Moti Masjid, Jama Masjid of Delhi, etc. तो बच्चों शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल के याद में ये जो ताजमहल बनवाया था। और ये सब आप आज भी जानते हो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स की बात होती है तो कहते हैं ना 7 अजूबे में से एक है ताजमहल। अब औरंगज़ेब की बात करते हैं। 1658 से 1707 तक इन्होंने शासन किया है। औरंगज़ेब्स मेमोरी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली शार्प। He was well versed in the Arabic and Persian languages and had studied the Quran Sharif in detail. तो इसकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ये अरेबिक पर्शियन लैंग्वेजेस में पढ़ाई करते थे और इन्होंने पूरी कुरान शरीफ जो मुस्लिम धर्म किताब होती है, ग्रंथ होता है, उसको इन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ रखा था। औरंगज़ेब डिसलाइक्ड आर्ट, म्यूजिक एंड पेंटिंग। इनको ये आर्ट वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बाकी राजाओं को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। Veer Durgadas waged a prolonged war with Aurangzeb for 25 years in order to free Marwar. तो वीर दुर्गादास ने लगभग 25 साल तक औरंगजेब से युद्ध किया था, लड़ाई चलती रही थी मारवार को फ्री करवाने के लिए। Aurangzeb also fought against the Shia states of Bijapur and Golconda in the south for 25 years. Golconda आपने अजय देवगन की एक मूवी देखी होगी तान्हाजी, है ना बच्चों, तो वो भी इसी गोलकोंडा फोर्ट के ऊपर ही है। इन महाराष्ट्र शिवाजी एस्टेब्लिश द मराठा किंगडम इन साउथ इंडिया एंड हैड कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद औरंगजेब। तो औरंगजेब के साथ में कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स यानी लड़ाई झगड़े मराठा साम्राज्य के भी चलते रहते थे। The Jats and the Sikhs too revolted against Aurangzeb. और जाट सिख सब ने औरंगजेब के खिलाफ रिवॉल्ट करना यानी कि युद्ध करना शुरू कर दिया था। After knowing about some of the incidents that occurred during the rule of Mughal emperors Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb, now let us learn about their social life and administration. तो बच्चों इनकी सोशल लाइफ कैसी थी, अपने फैमिली के साथ में कैसे थे, ये न्याय कैसे करते थे, लोगों के साथ में इनका कैसा बिहेवियर था, इसको समझते हैं। तो इनकी सोशल लाइफ देखते हैं। सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल एरा। द किंग एंड हिज courtiers led a life of pleasure and luxury. The emperors and amirs were fond of expensive clothes and jewelry. Abul Fazl has written that about 1000 expensive garments used to be made for the emperor every year. तो feudal system का मतलब होता है बच्चों जो बड़ा राजा है, मतलब वो सारी जिंदगी बस ऐश ही करेगा, बहुत अच्छे से रहेगा शौक मौत से, और बाकी लोग उसकी सेवा करेंगे। इस तरीके का एक सिस्टम आप समझ के चलो। तो 1000 से ज़्यादा कपड़े, महंगे कपड़े, ज्वेलरी, ये सब तैयार होती थी हर साल इन एम्परर्स के लिए। During this time, Gujarati traders conducted business on a large scale and large volume of goods were imported and exported from the ports of Gujarat. तो गुजराती ट्रेडर्स यानी बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा उस समय पे कमाते थे, काम करते थे, अपना जो भी सामान है बनाते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे।
फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड विद लॉट ऑफ पॉम्प एंड ग्रैंड्यूर, और बहुत ही ग्रैंड्यूर का मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पे फेस्टिवल्स और ये सब सेलिब्रेट किए जाते थे. During Jahangir's reign, Dashera was celebrated in a grand manner. Foreigners did not have the right to take away wealth from India. और जहांगीर के टाइम पे तो जो दशहरा था वो बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से सेलिब्रेट किया जाता था, देख सकते हो आप पिक्चर में. और किसी भी फॉरेनर्स को ये परमिशन नहीं थी कि वो भारत देश की कोई भी वेल्थ, कोई भी चीज़ बाहर दूसरे देश में ले जा सके. इकोनॉमिक कंडीशन उस समय, पैसों की अगर बात करें तो क्या था, देखो, we can know about the economic condition prevalent during the Mughal era from Abul Fazl's book. At that time, 55.5 ratal was equal to one man. Old units of weight: shawl from Lahore, duris from Fatehpur Sikri, cotton cloth from Gujarat, and Dhaka's muslin were very famous and popular products. Goods were exported and imported from Khambat, Surat, Bharuch, and many ports of Bengal. Villagers were self-reliant at that time. Villagers themselves produced most of the goods that they required. तो बच्चों, हमारे पुराने समय की अगर हम बात करें तो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था. इवन विलेजेस भी सेल्फ सफिशिएंट थे, इतना खूब सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते थे, बनाते थे, एक्सपोर्ट करते थे और बहुत पैसे कमाते थे. अब देखो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है. गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वे इन विच द फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड इन योर विलेज सिटी 30 ईयर्स अगो. तो आप इसे पता करो, आप अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हो, आस पड़ोसी से पूछ सकते हो कि भाई किस तरीके से सेलिब्रेशंस होते थे पहले के समय में. Find out about the products made in your village, city that do not have to be imported. आपके गांव में, आपके सिटी में क्या चीज़ें बनती है जिसको बाहर से नहीं खरीदते, गांव में ही वो चीज़ें बनती है, जैसे कि मटके बनते हैं, शॉल बनते हैं, लाइक दिस. अब देखो, आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द मुगल पीरियड की बात करते हैं. उस समय पे कैसा आर्ट होता था, कैसी चीज़ें लिखी जाती थी. तो द मुगल रूलर्स वर वेरी फॉन्ड ऑफ ग्रैंड पैलेसेस. तो मुगल राजाओं को ज़्यादा बड़े बड़े ग्रैंड पैलेसेस, महल बहुत पसंद थे. हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चरल डेकोरेशन मर्ज विद इस्लामिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पैलेसेस विद एंड डोम्स. शाहजहां बिल्ट मैनी रिनोव्ड मॉन्यूमेंट्स एंड इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ऑफ पैलेसेस. शाहजहां को कहते थे कि महलों को बनाने वाला, उसने बहुत सारे ऐसे खूबसूरत पैलेसेस बनाए थे. ही ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड मैनी आर्टिस्ट एंड सो एनकरेज्ड आर्ट. द राजपूत रूलर्स वर वेरी फाउंड ऑफ पेंटिंग्स एंड सो पेट्रोनाइज द आर्ट ऑफ पेंटिंग. जहांगीर टू वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग पेंटिंग्स. तो इन लोगों को पेंटिंग्स बनाना, पेंटिंग्स बनवाना, कलेक्शन करना, ये सब बहुत ही उस समय पे पसंद आता था. उस समय पे राजपूत जो किंगडम्स होते थे, मतलब राजपूत राजा जो होते थे, उन सबको भी ये सारे शौक रहते थे. द मुगल एरा इज कंसिडर्ड टू बी द पीसफुल पीरियड ऑफ द होल. इट वॉज अ फेवरेबल टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड संस्कृत बुक्स वर ट्रांसलेटेड, हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स वर रिटन एंड हिंदी लिटरेचर रिसीव्ड पैट्रोनेज. तो बच्चों, उस समय संस्कृत लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें, हिस्ट्री, हर एक चीज़ों को बहुत ही अहमियत देके बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा जाता था. मुगल साम्राज्य को हम ये समझ सकते हैं कि उस समय काफ़ी शांति और पीस था. द दोहाज ऑफ कबीर एंड रहीम एंड साखी बिकेम फेमस. Raskan, a disciple of Vaishnav Acharya Vittalnath Ji, composed Hindi poetry. Many foreign travelers came to India during this period. They have described the state administrative system and the common life of people in their travelogue. बहुत सारे अलग अलग ट्रैवलर्स आए फॉरेन कंट्रीज से, बाहर से, और उन्होंने हमारे देश की बढ़ चढ़ कर प्रशंसा अपनी बुक्स में लिखी थी. Two French travelers, Tavernier and Bernier, visited India during that time. Of them, Bernier lived in India for 12 years. He has observed that Mughal rulers used to spend a great sum on the army. He has also mentioned appreciatively that Indian textiles were very famous in the markets of Europe and Asia. तो ये जो 2 ट्रैवलर्स आए थे, आपको इनके नाम याद रहने चाहिए, आपके एग्जाम में आ सकते हैं. उसमें से बर्नियर जो 12 साल तक रहा था, उसने देखा था कि मुगल जो होते हैं राजा, वो अपनी आर्मी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते थे, और उस समय हमारे देश के जो कपड़े वगैरह होते थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे यूरोप एंड एशिया में. अब देखो, सोचने के लिए कहा गया है. थिंक इन द प्रेजेंट टाइम व्हाट परसेंटेज ऑफ द बजट इज अलॉटेड फॉर द आर्मी इन अवर कंट्री. व्हाई आर शॉर्ट वर्सेस लाइक दोहा एंड साकी पॉपुलर अमॉन्ग पीपल.
तो बच्चों आप ज़रा गूगल कीजिए या पता कीजिए कि अब हर साल के बजट में हमारे देश के डिफेंस सिस्टम पे, आर्मी पे कितने पैसे लगाए जाते हैं, कितने पैसे अलॉट किए जाते हैं बजट में। और दोहा और ये साखी ये इतने पॉपुलर क्यों है? जैसे हम कबीर के दोहे कहते हैं ना, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, तो ये दोहे क्यों इतने फेमस है? जैसे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। तो ऐसे शॉर्ट शॉर्ट ये दोहे जो होते हैं ये इतने फेमस क्यों हैं? अब देखो डाउनफॉल की बात करते हैं, किस तरीके से मुगल एम्पायर धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो शाहजहां's reign can be considered as the golden age of the Mughal Empire. One can say that the downfall of the Mughal Empire started in the later years of Shah Jahan. Aurangzeb's policy too proved fatal. तो शाहजहां का जो समय था बच्चों वो गोल्डन पीरियड था मुगल एम्पायर का। औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी वो बहुत ही खराब साबित हुई और इसी के लिए उनका डाउनफॉल हुआ, ये कह सकते हैं। औरंगजेब स्ट्रगल्ड कंटिन्यूसली अमॉन्ग दीज द कॉन्फ्लिक्ट्स विद वीर दुर्गादास इन द नॉर्थ एंड मराठा केसरी शिवाजी इन द साउथ आर नोटवर्दी। साथ के साथ औरंगजेब के समय नॉर्थ में वीर दुर्गादास के साथ युद्ध चल रहा था, साउथ में मराठा केसरी यानी शिवाजी के साथ में युद्ध चल रहा था। इसीलिए धीरे धीरे क्या हो गए, इनका सब कुछ छिन गया, खत्म हो गया। वीर दुर्गादास की बात करें तो आफ्टर द डिमाइस ऑफ द किंग ऑफ जोधपुर हिज क्वीन एंड हर सन वर अंडर द थ्रेट ऑफ द मुगल रूलर्स। तो बच्चों जोधपुर के जो राजा थे उनकी मौत के बाद उनकी रानी और उनके बेटे को बहुत ज्यादा खतरा था, डर था मुगल रूलर से। Veer Durgadas sheltered them at a safe place. After that, with the help of loyal soldiers, he protected Marwar independence for 25 years. तो इन्होंने जो जोधपुर की रानी और उनके बेटे को आसरा दिया, सहारा दिया, उनको छुपा के रखा। अपने बहुत ही वफादार सोल्जर्स की मदद से 25 साल तक उन्होंने मारवाड़ की रक्षा की। Aurangzeb was unsuccessful in dealing with their strategy of launching surprise attacks and had to ultimately reconcile with the Rajputs. और औरंगजेब बिल्कुल फेल हो गया जो अटैक स्ट्रेटजीज होती थी और जो ये एकजुटता थी राजपूतों की इन सबसे लड़ने में। तो देखो कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ शिवाजी, तो यहाँ देखो शिवाजी की यहाँ पर सेरेमनी चल रही है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात तो आपने बच्चों बहुत बार टीवी में, सीरियल्स में सुनी ही होंगी, तानाजी मूवी में भी देखी होंगी। अब उनके बारे में यहाँ डिटेल में जानते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ औरंगजेब्स पॉलिसी मैनी किंगडम्स रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। Maratha kingdom was one amongst them. The Maratha Sardars, chieftains who worked for the Bahmani sultans enjoyed jagirs, large land holdings. But the need to establish an independent and strong Maratha kingdom arose with the emergence of Shahaji Bhosle, the brave and capable leader. Later Shivaji Maharaj, his son, took over the mantle of the Maratha kingdom. तो बच्चों जो शाहजी भोसले थे उन्होंने बहुत ही ब्रेव और कैपेबल लीडर थे और उस समय पे जो बहामनी सुल्तान्स के समय पे मराठा जो सरदार थे वो एंजॉय तो कर रहे थे सब चीज़ें, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, लेकिन खुद का राज्यपाट तो खुद का ही होता है। तो शिवाजी महाराज और उनके बेटे ने मराठा किंगडम को आगे संभाल लिया। शिवाजी भोसले was born in 1630 CE in the Shivneri fort. He was raised by his mother Jijabai and mentor Dadoji Kondev. He dreamt of establishing a small and an independent kingdom at Pune. He inherited his self-respect, fearlessness and brilliance from his mother and learnt the intricacies of administrative policies from his grandfather. He was fortunate enough to have a good friend like तानाजी। तो आपने तानाजी मूवी में तो ये देखा ही होगा बच्चों, ऐसी ही हिस्टोरिकल बुक में से अपने सिलेबस में से ये मूवी बॉलीवुड वाले मूवी बना देते हैं। तो देखो ग्रेजुअली ही एक्सपांडेड हिज आर्मी एंड एट द टेंडर एज ऑफ 16, तो सिर्फ मात्र 16 साल की जो कहते हैं ना एकदम नाजुक उम्र, टेंडर एज का मतलब होता है नाजुक उम्र में ही इन्होंने इतनी बड़ी सारी चीज़ों को हासिल करने की शुरुआत कर दी। ही स्टार्टेड कैप्चरिंग फोर्ट्स, किलों के ऊपर चढ़ाई करना, तोरना, चकान, सिंघाड़, पुरंदर वर सम ऑफ द फोर्ट्स कैप्चर्ड बाय हिम। उन्होंने इतने सारे फोर्ट किले तो अपने अंडर कर भी लिए थे। शिवाजी वॉज कोरोनेटेड इन 1674।
तो कोरोनेशन का मतलब होता है बच्चों कि पूरा राज्यपाट सब सौंप देना, मतलब इनको हेड बना दिया गया मराठा साम्राज्य का। आफ्टर सेवरल कॉन्फ्रंटेशंस विद द सुल्तान्स ऑफ बीजापुर एंड द मुगल्स ऑफ दिल्ली ही वर्कड हार्ड टू एस्टेब्लिश, यानी काफी युद्ध करे इन्होंने और तब जाकर ये अपना राज्यपाट एस्टेब्लिश कर पाए। अ स्मूथ एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ही फॉर्म्ड अ कैबिनेट ऑफ 8 मिनिस्टर्स फ्रॉम द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। इन्होंने 8 मिनिस्टर का एक कैबिनेट सिस्टम भी बनाया। अब देखो बच्चों किस तरीके से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। द मुगल आर्मी वॉज टायर्ड ऑफ वेगिंग वॉर अगेंस्ट द मराठाज इन द साउथ फॉर 25 लॉन्ग ईयर्स। 25 साल तक कंटिन्यूसली युद्ध करना बहुत ही दिक्कत वाली बात थी मुगलों के लिए साउथ में मराठास से। एट लास्ट औरंगजेब डिसाइडेड टू रिट्रीट टुवर्ड्स द नॉर्थ, ही हैड ऑल्सो बिकम ओल्ड बाय दैट टाइम। 25 साल के बाद औरंगजेब काफी बुढ़ा भी हो गया था, उसने सोचा कि अब साउथ में तो कुछ मिलना नहीं है, तो वापस से उसने अपना फोकस नॉर्थ में कर दिया। आफ्टर हिज डिमाइज द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर बिगेन, स्ट्रगल फॉर द थ्रोन ब्रोक आउट, देयर वाज नो कैपेबल रूलर हु कुड कीप एवरीबडी टुगेदर। औरंगजेब्स नैरो माइंडेड पॉलिसीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर। तो माना जाता है कि औरंगजेब जो था वो नैरो माइंडेड था, काफी छोटा उसका दिमाग था, और इसी उसकी पॉलिसीज के कारण ये मुगल साम्राज्य बिल्कुल खत्म हो गया। औरंगजेब के मरने के बाद जो भी मुगल रूलर्स थे, शासक थे, आपस में उनका गद्दी के लिए लड़ाई, ये वो सबके साथ में कोई यूनिटी नहीं थी, इसीलिए मुगल एम्पायर बिल्कुल खत्म हो गया। द मुगल एम्पायर विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1526 CE started declining from 1707 CE. The empire set up by Babur extended over most of India in Aurangzeb's time and during his reign itself, starting declining. Discuss about the Mughal Empire on the basis of the points given in box 6.7. तो इस बॉक्स के हिसाब से बच्चों आप पॉइंट्स डिस्कस कीजिए। तो यहाँ पर देखो बाबर और औरंगजेब दोनों दिखाएं कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ। विद द हेल्प ऑफ अ मैप फाइंड आउट अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग अकबर्स रेन। With the help of a map, find out about the extension of the Mughal Empire during Aurangzeb's rule. तो बच्चों इसकी मैप की मदद से आप देख सकते हो कि बाबर ने कहाँ तक रूल स्टार्ट किया था और औरंगजेब के समय में मुगल एम्पायर कहाँ तक था। From among the Mughal rulers who extended the empire the most, और गूगल पे से आप पता कर सकते हो कि सबसे ज्यादा किसके समय में जो एम्पायर था वो एक्सटेंड हुआ था। During whose reign did the downfall of the Mughal Empire begin? तो ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया था कि औरंगजेब के टाइम से ही डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उसकी पॉलिसीज जो थी वो बहुत ही ख़राब थी। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको जानना बहुत ही ज़रूरी थी। हिस्ट्री में क्या हुआ था विथ रेफरेंस टू दिस पिक्चर गिवन अलोंगसाइड डिस्क्राइब शाहजहांस कंडीशन इन द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। तो देखो किस तरीके से वो यहाँ पर बीमार बिस्तर पे पड़े हुए हैं एंड ये उनकी रानी है, उनकी हालत क्या हुई है और वो किस तरीके से यहाँ पे ताजमहल को देखते हुए मर रहे हैं। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर जिसमें मुगल एम्पायर के गोल्डन एज की शाहजहां से हुई थी जो सफ़र, और जहाँ पे अंत हुआ यानी औरंगजेब की पॉलिसीज पे। आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट भी आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।